अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए, पावर्ड बाय लेस। कल जी इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल मैच है और अब कल ही पता चलेगा कि कौन है जो चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम करवाएगा। इस पूरे अगर हम चैंपियन ट्रॉफी में देखें तो बहुत सारी चीज़ों में उतार चढ़ाव हमें नज़र आया। अगर हम साउथ अफ्रीका को देखते हैं तो बड़ी एक फेवरेट टीम जा रही थी लेकिन वो चौक कर गए। पाकिस्तान एज़ यूजुअल हमें पता ही था कि उन्होंने क्या करना है, तो वो तमाम चीज़ें इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे सामने आई। नसीम भाई, शुरू से एक बात हो रही है कि इंडिया को एक फेवर दिया गया, जो यूएई में उनके सारे, दुबई में उनके मैचेस कराए गए। तो जब गौतम गंभीर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। आकाश चोपड़ा उनके एक प्लेयर हैं साबिका, उन्होंने कहा है कि एक जगह जी शामी तो ये बात कह रहे हैं कि ये हमें बड़ा बेनिफिट मिला है इस चीज़ से, दूसरी जगह गौतम गंभीर कह रहे हैं नहीं मिला है। तो कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? और वो कह रहे हैं कि मेरे नज़दीक ये चीज़ इनको सूट कर रही है, फेवर मिला है। देखिए, अगर आकाश चोपड़ा ने बात की है तो मेरे ख्याल में किसी को तो आके बात करनी चाहिए और ये खेल के लिए बेहतर है। देखें, कल ऐसा ना हो कि कोई भी आईसीसी का इवेंट शुरू हो रहा हो और ट्रॉफ़ी पहले से इंडिया को दे दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बैलेंस करना पड़ेगा अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को एक तरीक़ेकार के तहत चलाना है। और अनड्यू फेवर हमने देखा था कि इंडिया को दिखाई दिया था जिस वक्त हमने अभी लास्ट T20 देखा कि जहाँ न्यूयॉर्क, गयाना, बाकी जगहों पे सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, पिंडी, लाहौर, कराची, दुबई टीमें ट्रैवल कर रही हैं। इंडिया कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर रहा है। इंडिया सुकून से अपने बैग उठाते हैं और जाके तो गौतम गंभीर फिर क्यों कह रहे थे कि नहीं जी हमें तो कोई फायदा नहीं, जबकि शामी ने कह दिया है? देखिए, गौतम गंभीर को पता ही नहीं है। शामी ने ये बात कही है, वो मेरी नज़र से नहीं गुजरी। नहीं, शामी ने ये बात कही है तो मुझे शामी अगली दफ़ा नज़र नहीं आ रहे हैं टीम में। मैं आपको एक बात बताऊं, वहाँ पर तो बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, कहीं कल का फाइनल भी खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हो। इस तरीके का स्टेटमेंट जो है ना, वो मकसद है कि शायद इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अंदाता है ना। देखें, आकाश चोपड़ा जो बात कर रहे हैं, ऐसी बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं, वरना तो चाहे उनके फैंस हों, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, वो अपनी क्रिकेट को आकाश पे ही रखते हैं, वो ज़मीन पे तो आने ही नहीं देते। तो ऐसी अगर स्टेटमेंट आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट इंडियन अवाम की जानिब से भी आने चाहिए, वरना खेल से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खत्म हो जाएगी, एक एहसास खत्म हो जाएगा। इंडिया जो बीसीसीआई है ना, उसने अपनी मूवीज की तरह ना नसीम भाई क्रिकेट को भी बना दिया। जैसे इनकी मूवीज वन साइडेड होती हैं, अगर हम पाकिस्तान और भारत के ऊपर बनी हुई मूवीज देखते हैं तो वन साइडेड होती हैं। सारी ताकत उनकी, सारी जान उनकी, सब कुछ उनका, हम लोग तो यहाँ भुट्टे भुन रहे हैं, ऐसा लगता है। ऐसी क्रिकेट में भी ये कर देंगे, मुझे लग रहा है। इनकी क्रिकेट जो है ना, ये इनकी मूवियों की तरह हो जाएगी कि सबको पहले से पता होगा जी इंडिया ने जीतना है, ये ग्राउंड है, ये बॉल है, ये टिप्पा यहाँ पड़ेगा, ये कैच ये छोड़ेगा। मुझे इनका एंड ये लग रहा है। देखिए, क्रिकेट खेल को अगर महफूज करना है तो इसके लिए आवाज़ बुलंद करना होगी इंडिया की आवाम को और इंडिया के क्रिकेटर्स को, क्योंकि वो इस वक्त सुप्रीम है। अगर सारी दुनिया की क्रिकेट में उठा के देखें तो 38% अगर वो पैसा लाते हैं तो रेवेन्यू भी ले जाते हैं। तो भाई वो आपका हक है, आप पैसा ला रहे हो ले जाओ, लेकिन खेल को डिस्टर्ब ना करो। कल अगर इस खेल से कॉम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो गई, मुकाबले का रुझान ख़त्म हो गया, तो खेल का नुकसान होने जा रहा है। ऑलरेडी जितनी लीग्स आ गई हैं और जितने लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स उस लीग के थ्रू खिलाड़ियों को मिल रहे हैं, खिलाड़ी वैसे ही पर तोल रहे होते हैं कि जी हमें छोड़ दें, हम तो लीग जाके खेलेंगे। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स की एग्जांपल मौजूद है कि जो लीग खेलने को आज भी तरजीह देना शुरू हो गए। और अगर मेरे ख्याल है कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पैसा आने की वजह से बेबस दिखाई देगी। आज जे शाह उसके सरबराह बन गए, वो पाकिस्तान आना तक तो गवारा करते नहीं है, यानी कि वो सबको एक निगाह से नहीं देख रहे। अगर उनकी एक आदत है, चले उनके वालिद अमित शाह और वो राइट हैंड होते हैं नरेंद्र मोदी के, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन खेल को बचाने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन अवाम को आगे आना होगा, कोई और नहीं करेगा। अच्छा इमन, वहीं आकाश चोपड़ा का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट का इस वक्त बुरा हाल हुआ है उसकी वजह ये है कि इनके 25 सेलेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, 18 कोचेस चेंज हो जाते हैं, कैप्टन चेंज होते रहते हैं, तो इन्हें एक परमानेंट कैप्टन की ज़रूरत है। वैसे ये बात भी सही कह रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें तो हमारे सिस्टम का फ्लॉ हमें नज़र आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आप एक कैप्टन को रहने नहीं देंगे, उनको एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान नहीं देंगे कि जहाँ पे वो अपने अंडर प्लेयर्स को ग्रूम कर सकें, अपने तरीके से उनको क्रिकेट खिला सकें, तब तक हमें रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे। लेकिन मुझे आकाश चोपड़ा की बात समझ नहीं आती कि आकाश चोपड़ा का एक स्टेटमेंट ये भी था कि पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए मैचेस। अब पाकिस्तान में
फाइनल नहीं होगा, हमें इस बात की खुशी है कि फाइनल दुबई में होगा। तो ये इस तरह की बातें जब उनके क्रिकेटर्स बैठ के टेलीविजन पे करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। मुनाफिकत है और क्या है? मुनाफिकत, गवर्नमेंट के इश्यूज समझ आते हैं, लेकिन बीइंग का क्रिकेटर आपने 10 टेस्ट मैचेस खेले, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, आपके बड़े बड़े पुराने क्रिकेटर जो पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, फिर आप इस तरह की नेगेटिव बातें क्यों ये करते तो नहीं, आकाश चोपड़ा कोई जानता नहीं था, इस वजह से आकाश चोपड़ा ने व्यूज खींचने के लिए थोड़ा सा इंडिया को ही बोला, थोड़ा पाकिस्तान को भी खींचा। मुझे ही लग रहा है आपने जो स्टेटमेंट बताया कि वो कह रहे हैं उनको खुशी हो रही दुबई जाने की, तो क्या इनको टिकट विकेट भी देते होंगे, या अब इतनी इनकी वैल्यू नहीं है कि इनको भी टिकट मिलता होगा, भाई तुम भी आके दुबई में देख लो? है आकाश चोपड़ा की देखिए, एक वैल्यू? पीका एक्ट आया है सहाफत के हवाले से, उसके ऊपर हमारे सहाफ़ी बाहर निकले हुए। मेरे ख्याल है कि एटलीस्ट क्रिकेटर्स को यूट्यूब चैनल पे बात करने से रोक दें। वो वहाँ पे व्यूज़ की बात होती है, वहाँ पे बात होती है। आप उनको बोलें कि आपने बात करनी है, फोरम टीवी का मौजूद है, ताकि कोई आपसे सवाल तो करे। आप अपने चैनल के बादशाह हैं और आप हर तरह की बात जो चाहे वो आप कह दें। अपने खिलाड़ी को किसी भी अंदाज से उड़ाना हो, उस चैनल पे बैठ के आप उड़ा देते हैं। लेकिन उसमें अगर कोई चाहे तो वो कानून मौजूद है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन एक बात में थोड़ा सा राजीव जो थे ना, आकाश यहाँ पे चोपड़ा, मैच फिक्सिंग के इल्जामात लग जाते हैं, बाप पे लग जाते हैं, कौन सी कार्रवाई होती है? हाँ वैसे वो समझ नहीं आया, वो उन्हें क्या हुआ था, बाबर पे किस पे लगाया था उन्होंने? बाबर पे लगाया था, वहाब रियाज पे लगाया था। उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया नसीम भाई? ये मेरी समझ में आज तक बात नहीं आई। और आप वो बात सहाफत के मतलब इतने पुराने हैं, आपसे आपकी तो बात हुई होगी, कुछ तो खबर होगी, या तो आप दबा रहे हो, देखिए, कुछ तो आई होगी, ऐसी तो नहीं नसीम भाई। मैं आपको एक बात बताऊं ना कि मैंने बहुत जानने की कोशिश की इनके जो इनर सर्कल्स हैं कि भाई एक्शन क्यों नहीं लिया, इतना बड़ा इल्ज़ाम आपके ऊपर लग रहा है। मेरे ख्याल है अब हमारी कौम इल्ज़ामात की आदी हो गई है, मसला ही नहीं है, कोई फैशन बन गया है। अभी ये जो जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम की इंक्वायरी से फैशन शुरू हुआ, वो फैशन ऐसा ज़बरदस्त बन गया है कि उसके बाद जिनके बारे में कहा जाता है कि ये नज़र नहीं आने चाहिए पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के साथ, हमने उन लोगों को भी लगाया। जो वो इंक्वायरी रिपोर्ट मलिक मोहम्मद कयूम की थी, उस पर किसी ने भी अमल दरामद नहीं किया। और उसके बाद ऐसा लगता है, देखिए मैं आपको बात कर रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोग अब तो टीवी पे बैठ के भी यूट्यूब चैनल जैसी बातें कर रहे होते हैं। अब आप देखें ना कि कैसे कैसे स्टेटमेंट सामने आ रहे होते हैं। किसी को हुब्बुल वतन कहते हैं तो हंसना शुरू हो जाते हैं। मकसद है कि वो एक ही एरा में क्रिकेट खेलें जो हंस रहे हैं, कोई दूसरा नहीं हंस रहा है। किस पे हंस रहे हो? पाकिस्तान क्रिकेट पे हंस रहे हो। आज जो मॉडर्न डे क्रिकेट का हाल हो गया है, तो भाई अगर खरबूजे को देख के रंग बदल रहा है तो आप 90s के क्रिकेटर ही होंगे ना, और कौन होगा? कहाँ से मामला? तमाम चीज़ें जी अब कुछ अजीब ही हमारे यहाँ चल पड़ा है। लेकिन आकाश चोपड़ा भाई को जाते जाते जवाब दे दूँ मैं, जब ज़ाहिर उनकी खबर हमने डिस्कस की है तो जवाब भी बनता है। मैं तो आपको उतना नहीं जानता, लेकिन आप जो इस तरह की बातें करते हैं ना, इधर कुछ ये हमारे यहाँ कहते हैं लगाई बुझाई वाली खवातीन, इसको इस तरह भी लोग देखते हैं। तो इस तरह की लगाई बुझाई आप ना किया करें। अगर आप एक जगह स्टेटमेंट सही दे रहे हैं तो दूसरी जगह कह रहे हैं कि नहीं आओ, तो भाई आकाश चोपड़ा साहब थोड़ा सा इसमें ज़्यादा नहीं। आकाश चोपड़ा या फुप्पो कुटनी क्या कहते हैं? वो कमाले फुप्पो कुटनी, कुछ इस तरह के वर्ड कहते हैं जो इधर की उधर लगा रहे हो। नाजिम भाई, राजीव शुक्ला का कहना है कि जी बहुत से लोग इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि जी इंडिया के मैचेस दुबई में हैं, जबकि आईसीसी ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उनके मैचेस जो हैं वो दुबई में होंगे, तो फिर तनकीद तो बिला जवाज़ है। तो आईसीसी पहले ही इवेंट शुरू होने से पहले ही डिसाइड कर लेती है कि भाई इन्होंने तो नहीं जाना, हमारे बड़ों ने, बीसीसीआई वालों ने, इनका जो है वो दुबई में होने चाहिए मैच। वो कह रहे हैं तो पहले ही आईसीसी ने डिसाइड कर लिया। देखिए आईसीसी, मैं तो बार बार कहता हूँ, बीसीसीआई बिग क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल, अब तो कुछ इस तरीके से बनती चली जा रही है। अब माशाल्लाह जेशा साहब भी आ गए। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, सितंबर में एशिया कप होने जा रहा है, इंडिया मेज़बान है। कोई मुल्क मेज़बान हो, हम तो लड़ रहे थे जी हमारे मुल्क के अंदर आके खेलो, हमारे मुल्क में एशिया कप होना चाहिए, और हाइब्रिड मॉडल के तहत हमें वो खेलना पड़ा। इंडिया नहीं आया हमारे मुल्क में, चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं आया। अब क्या प्लानिंग हो रही है? अब ये प्लानिंग हो रही है कि एशिया कप को ही जो है वो किसी और मुल्क में मुंतकिल कर दो, इमारात में खिला दो, श्रीलंका में खिला दो, इंडिया में कराओ नहीं। क्योंकि पाकिस्तान कह चुका है कि वो अब इंडिया खेलने नहीं जाएगा। तो अब पाकिस्तान को सिमिलर कंडीशन मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया को मिली, ये भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। वो इवेंट देने को तैयार है कि इवेंट कहीं और चला जाए। अब भाई अगर इंडिया को फेवर मिला है तो ये फेवर किसी और टीम को तो नहीं मिलेगा ना। श्रीलंका ने, अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश ने जाके इंडिया में खेलना है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान को है। अब जो फेवर इंडिया को मिला है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वो पाकिस्तान को मिलता। पाकिस्तान के मैच या तो एक ही वेन्यू पे इमारात में होते या श्रीलंका में होते। आप जरा इतनी दूर की प्लानिंग देखिए कि उन्होंने कहा हम इवेंट ही छोड़ देंगे, लेकिन पाकिस्तान को फेवर नहीं मिलना चाहिए। फिर वो फेवर सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। अफगानिस्तान में करा देते एशिया कप, कैसा रहेगा? मेरे ख्याल इंडिया तो चला जाएगा, हो सकता है पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो। हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ कि ये वेन्यू बहुत हो गया, अब इस दफ़ा अफगानिस्तान में कराओ। यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। वहीं बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं उनकी खबर है, उनका नसीम भाई ये कहना है कि जो मेरा बेटा है उसने आईसीसी की टीम में जो है उसको आईसीसी की टीम की कैप भी मिली है, रुकन है, और उन्होंने ये भी कहा कि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, और उसके बाद भी मेरे बेटे को जो है ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन ठीक है पीएसएल और नेशनल टी20 में परफॉर्मेंस देके वो दोबारा टीम में आ जाएगा। तो वो ये एतराज़ कर रहे हैं कि मेरे बेटे को क्यों ड्रॉप किया गया। बॉस किसे कह रहे हैं? वो आईसीसी को। बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट कहा है उन्होंने। तो बॉस तो मेरे ख्याल है वो आईसीसी को कह रहे हैं, तो इसमें जेशा को बॉस कह रहे हैं वो। अब ये तो आप बताएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि भाई बाबर आजम को कैप मिली 2023 वर्ल्ड कप के बाद, जब से ही इनके सबकी आंखें खुल गई थी कि ये क्या खेल रहे हैं। उसके बाद भी अगर जो वर्स्ट एवर स्ट्राइक रेट ओडीआई क्रिकेट के अंदर है, उसमें नंबर 1 है एक बांग्लादेश के प्लेयर, नंबर 2 है बाबर आजम, नंबर 3 है एक बांग्लादेश के प्लेयर, नंबर 4 है मोहम्मद रिजवान जो आपके कप्तान लगे हुए। 2023 से इनका स्ट्राइक रेट ये है जो कम से कम है। भाई आप आईसीसी के कैप की बात कर रहे हैं, भाई बाबर आजम जो कौम को टोपियां पहना रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रही हैं। आप आईसीसी कैप की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम 321 चेस करते हुए 22 रन पावर प्ले में बना रहे हैं। तो अंकल मुझे ये बता दीजिए कि वो फिर कौन सी टोपी है ये? आईसीसी की कैप तो नहीं है ये तो आप अजीब सी टोपी बना रहे हैं। लेकिन फिर अंकल ने ये भी कहा कि जो साबिका प्लेयर हैं वो ज़रा अल्फाजों का चुनाव सोच समझ के करें, क्योंकि अगर उन्हें जवाब दे दिया गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर अंकल थोड़ा गुस्से में भी आए। नहीं, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अल्फाजों का इस्तेमाल सही तरीके तो हम भी से कहते हैं। हाँ, ये हम के बंदर हैं केले खाएंगे, भाई ये कोई तरीका बांदर आप उसके स्टैट्स पे बात करें। जो बात है, हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बाबर आजम साहब आपने 321 चेस कर रहे हैं, आप पावर प्ले में 22 रन बना रहे हैं। इसका अंकल जवाब दे दें। अंकल क्या अब ये कौन सी कैप है? आप ही जवाब दे दें, कोई दूसरा जवाब ना दे। आपके बेटे ने 2023 के बाद सेकंड नंबर पे एक बांग्लादेश, और अब हम क्या इस ब्रैकेट की टीम रह गए? आपको इस ब्रैकेट की टीम आपके बेटे ने बना दिया। आपका बेटा क्या इस कैलेबर का प्लेयर है कि उसका सेकंड नंबर पे स्ट्राइक रेट होगा बांग्लादेश के प्लेयर के बाद? ये कौन सी कैप है? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई बाबर आजम जब रन्स कर रहे थे तो ये पूरी कौम उनकी दीवानी थी, बिल्कुल पागल थी, बाबर के लिए कोई सुन नहीं सकता था। आज अंकल आपके बेटे के जितना बड़ा फैन क्लब था वो भी खामोश होकर बैठ गए, वो भी अब बुराइयां करने पे आ गए। कोई अब बाबर की तारीफ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बाबर आजम जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग कहते हैं वो अपने लिए खेल रहे हैं, वो टीम के लिए नहीं खेल रहे। पहले तो सोशल मीडिया कैंपेन भी आ जाती थी बाबर आजम के लिए, अब वो पता नहीं उनकी अपनी थी या लोग करते थे, अब वो भी नजर नहीं आ रही। आप देखें तो सही ना, बाबर आजम, भाई मैं उनसे पूछा, मैंने कहा बाबर आप किंग है हमारे? नहीं, मुझे किंग ना कहें, मैं किंग नहीं हूँ। भाई आपको ये वाली बात तो बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस का मेयार जो हम एशिया कप में देखा, देन वर्ल्ड कप में देखा, नेपाल के खिलाफ आपने आखिरी सेंचुरी स्कोर की थी। 74 इनिंग हो चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट की, बाबर ने कोई सेंचुरी नहीं की। ये कैसे किंग है? उसके बाद उनके वालिद को आईसीसी की टोपी याद आ रही है, आईसीसी की कैप याद आ रही है। अंकल अब इस बात का जवाब आप बताइएगा कि जो नसीम भाई ने कहा, लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है और ये हम भी यहाँ पे बैठ के कह चुके हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, उन्हें अल्फाजों का चुनाव सही करना चाहिए। इस बात पे हम भी कर चुके हैं, लेकिन जो आपने पहली वाली बात की थी उसका जवाब नसीम भाई ने दिया है। एमन सऊद शकील आप तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं, बिल्कुल जानती हूँ। प्रेसिडेंट ट्रॉफी में टाइम आउट हो गए, आपको पता चली ये बात? बिल्कुल। और दूसरी विकेट के बाद सऊद शकील पिच पे लेट इतना पहुंचे कि वो टाइम आउट हो गए। तो ये क्या था? ये सऊद शकील मतलब क्या प्रेसिडेंट ट्रॉफी को हल्के में ले रहे हैं? नहीं देखिए, दिल बर्दाश्त हो, दिल बर्दाश्त होने का आराम से जाऊंगा। दिल बर्दाश्त तो वो हुए हैं और हुआ भी होना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्म करके आ रहे थे। टाइम आउट तो नहीं है? नहीं, वो नहीं है ऑब्वियसली। मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि दिल बर्दाश्त वो हैं। पाकिस्तान टीम से वो ड्रॉप हो गए, होना भी चाहिए, इतने अरसे बाद ओडीआई में कमबैक किया था। लेकिन ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उसमें यूजुअली जब बैटर जा रहे होते हैं तो वो थोड़ा टाइम ले सकते हैं क्रीज पे, लेकिन जाते साथ ही बैक टू बैक 2 आउट हो गए टीम के, तो ये रेडी नहीं थे उस वक्त। कहीं कहीं मैंने ये भी पढ़ा है कि शायद ये सो रहे थे, लेकिन ये सिर्फ अब तक मैंने पढ़ा है, कोई ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई। अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरा है, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग इंटरनेशनल क्रिकेटर आपको पता होना चाहिए कि ड्रेसिंग रूम के डिसिप्लिन क्या है और आपको अपनी टीम के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। बट आई एम श्योर कि सऊद शकील एक बहुत एथिकल क्रिकेटर हैं। ये जो न्यूज़ आई है ये गलत सर्कुलेट कर रही है, बट ऑन द अदर हैंड बिल्कुल सोने वाली 7 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जिनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। इससे पहले हमने एंजेलो मैथ्यूज के साथ देखा था 23 के वर्ल्ड कप में, जो बांग्लादेश के अगेंस्ट टाइम आउट हुए थे इससे पहले। ठीक है जी। और ये जो सोने वाली खबर है ये एमन ने पहले दी,
और उसके बाद कहा कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तो जाहिर है इस पे जाहिर है जो चीज़ नहीं But होती है ये वो बता circulate कर रही है, हाँ I'm not सर्कुलेट कर रही है कि कहीं सो रहे थे या नाराज हुए मैं कह रहे हैं मैं नहीं खेलूंगा। तो सऊद शकील के साथ जाती तो वायरल हुई है और इसके जो जिम्मेदार हैं बकौल नसीम भाई वाकिब जावेद भी हैं। वाकिब जावेद ही है ना, रमजान के बाद मैचेस रखे, ये भी गलत किया उनके साथ। ये रमजान के बाद मैचेस रखे मतलब रोजा खोल के आपने फर्स्ट क्लास के मैचेस रख दी, इससे पहले आज तक कभी ऐसा स्केड्यूल नहीं हुआ, तो प्लेयर को थोड़ा टाइम दें ऐसी रूटीन में आने के लिए भी। ये जातियाँ हो रही हैं। नसीम भाई जो स्टीवन स्मिथ है नहीं, पहले मैं एक छोटा सा इसका भी जवाब देता हूँ। करें सऊद शकील अगर मिसाल के तौर पे सो रहे थे तो क्या पूरी मैनेजमेंट भी सो रही थी? क्या पूरी टीम भी सो रही थी? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सही बात। सऊद शकील की ये मिस्टेक बिल्कुल है, टाइम आउट नहीं होना चाहिए। वो गिनती की तारीख है, इतने कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं है, 7-8 ओकेजन पूरी आज तक की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में है कि टाइम आउट पे कोई खिलाड़ी आउट करार दिया गया हो। अगर सऊद रिलैक्स कर रहे थे जब विकेट गिरी थी, आपको पता है सऊद ने 4 नंबर पे बैटिंग के लिए आना है या 5 नंबर पे बैटिंग के लिए आना है। अगर तीसरी विकेट गिर गई थी तो चौथी विकेट का इंतजार करने से पहले अगर वो थोड़ा सा कैलुला भी कर रहे थे तो उठा लेते भाई। और इतने सारे लोग होते हैं, टीम मैनेजर होता है, ये होता है, सब कहाँ थे वाकई में? ठीक है, अगर उस विकेट के बाद सऊद को टाइम मिलता वो अपनी तैयारी कर लेते, लेकिन मेरे ख्याल है कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ये आउट हो गया तो अगला कहाँ से आउट होगा, वो यही नहीं, वो अगला आउट हो गया, सऊद तुम जाओ। अगर सऊद मिसाल के तौर पे रेडी नहीं थे तो आप बजाय इसके कि सऊद जैसे स्टेचर का बैट्समैन लीड ले गई पीटीवी की टीम स्टेट बैंक के खिलाफ इस फाइनल में, आप सऊद की जगह किसी और कोई तो जाग रहा होता उसको भेज देते, वो 3 मिनट तो जाया नहीं करते। ये फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट का फॉल्ट है। और एमन ने बहुत खतरनाक चीज जो है पहले बताई और उसके बाद मुस्कुरा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर लबुशेन भी एक टेस्ट मैच के बीच में सोते हुए नजर आए थे, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ था, वो अगली सीरीज से ड्रॉप हो गए। कवर कर रही है, एमन ने पहले बता दी और अब हंस रही है बैठी हुई। चले जी, बहरहाल एमन ने ये बात कह दी है कि डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट दो। मैं इसमें कहीं ना कहीं एक चीज दिखाई जरूर दी कि आपको डोमेस्टिक को इज्जत देनी चाहिए। जब हम स्टार बन जाते हैं, पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, ये जो भी इंसिडेंट हुआ इसमें जहां मैनेजमेंट का फॉल्ट है वहां पे सऊद शकील का भी फॉल्ट है, क्योंकि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर है डेफिनेटली। लेकिन सब सो रहे थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल ये देखना पड़ेगा कि सब सो क्यों रहे थे। आकिब जावेद एक 19 साल का लड़का है। इस तरह के लफ्ज से मैं वैसे ही डर जाता हूं। मैंने सर क्लियर भी कर दिया, मैंने कहा मैं आकिब जावेद वालू, आप बोले नहीं जी टीम को बर्बाद कर दिया। मैंने कहा वो तो 19 साल का लड़का है और वो कह रहा है मैं शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग करना चाहता हूँ 145 की। उन्होंने कहा कि मैं वो मारना चाहता हूँ बॉल की स्पीड। आकिफ यंग है, अच्छे बॉलर हैं, अगर वो अपनी इस तरह की एम्बिशंस को शो कर रहे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, भाई करके तो दिखाओ, पहले इतनी पेस ला के तो दिखाओ। तुम्हें हर जगह पे तो मौका मिल ही रहे हैं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट भी आप खेल रहे हो, अभी बंगला प्रीमियर लीग भी खेल के आ रहे हो, आकिफ आप PSL भी खेलते हैं, तो आकिफ सिर्फ कहना कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, आप करके दिखाएं। हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जी मैं ऐसा होना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि 145 मैंने कर दी, 145 से ज्यादा करना चाहता हूँ। आकिफ का ये कहना है। देखिए शोएब अख्तर का जो 100 माइल्स का बैरियर है ना, उसको तोड़ते हुए अगर कोई करीब क्रिकेटर्स दिखाई दिए, उसमें 2-3 ही थे। उसमें एक ब्रैटली थे जो उनके ज़माने में तेज़ बॉलर थे, एक मोहम्मद जाहिद गग्गू मंडी से आए थे, वो बहुत तेज़ बॉलर थे, उनका कैरियर बहुत गग्गू मंडी से, हाँ गग्गू मंडी से आए थे, और वो उनका कैरियर जल्दी ख़त्म हो गया। वरना वो भी जो पाकिस्तान एक ट्राई सीरीज़ जीता था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें जाहिद का बहुत बड़ा रोल था, उनके पेस, उनका जो एग्रेशन था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। या मोहम्मद शमी तेज़ बॉलर आए पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में, कराची ने इतना तेज़ फास्ट बॉलर दिया, कराची से इतने तेज़ फास्ट बॉलर आते नहीं है। अजीम हफीज़ हुआ करते थे उस वक्त, वसीम अकरम और उनकी भी बड़ी राइवलरी हुआ करती थी। जब वसीम नए नए आए थे, थोड़े पेस था उनका, तेज़ हुआ करते थे। वरना पेस बॉलर दुनिया के अंदर देखिए पेस से ज़्यादा बेहतर होता है कि आकिफ जावेद आप अपनी वेरिएशन पे काम करें। तो पेस की अपनी एक जाओ जलाल तो होता है, सामने वाला बैटर एक लम्हे में सोचता ज़रूर है खेलते हुए कि गेंद तेज़ आ रहा है। लेकिन आकिफ जावेद वैसे एमन आपने देखा है उनकी बॉलिंग का, तो क्या है वैसे, क्या उनके बारे में आपका तज्जिया है? क्योंकि आप खुद एक बॉलर हैं, तो आकिफ जावेद की बॉलिंग के बारे में क्या आपका तज्जिया है? आकिफ जावेद वैसे न्यू बॉल से काफ़ी इफेक्टिव होते हैं क्योंकि उनका बॉल स्विंग करता है, और अगर स्विंग के साथ उनके पास पेस हो, अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर लोग उनको मोहम्मद आमिर से कंपेयर करते हैं, और उसकी वजह ही ये है कि आमिर के पास स्विंग भी थोड़ा स्पीड भी थी जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था। आकिफ जावेद को भी पाकिस्तान टीम ने इंडक्शन की थी जब हारिस रऊफ इंजर्ड हुए थे। अगर वहाँ पर उनको एक अपॉर्चुनिटी दे देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बहुत टाइम आकिफ शाहीन को रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए रिप्लेस करना बहुत आगे की बात है, क्योंकि अभी तक हमने उनको इंटरनेशनल में परफॉर्म
परफॉर्म करते ही नहीं देखा। तो मैं ये बात कैसे कह दूं कि हाँ वो शाहीन को रिप्लेस कर देगा जिसने न्यू बॉल से 50 विकेट्स ली हुई हैं अर्ली ऑन अपने करियर में, बट ही इज़ अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। उनके पास वो हर एबिलिटी मौजूद है जिसमें वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए जी आकिफ, आपके लिए हमारी गुड विशेस, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक अभी 19 साल के लड़के हैं, तो बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और कल है इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच। लेकिन उससे पहले नसीम भाई एक खबर है आकिब जावेद की, अब आकिफ की नहीं है, अब आकिब जावेद की। आकिब जावेद का ये कहना है कि बाबर और शाहीन को ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं है कि इनके नामों के आगे क्रॉस लग गया है। उनका कहना है कि जी हम एक फील्डलेस क्रिकेट खेलनी है, इस वजह से हमने नौजवानों को मौका दिया है। और शादाब के बारे में उन्होंने कहा कि एक अच्छे ऑलराउंडर है, इस वजह से टीम में इनकी जगह बनी है। देखिए, मेरी अपनी ज़ाती राय में शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान होना चाहिए था T20 का। अयमन ने बहुत अच्छी बात कही थी 2 दिन पहले, जो कह रही थी वो शाहीन शाह अफरीदी, बजाय आप एक ऐसे खिलाड़ी को आपने कप्तान लगा दिया कि जो T20 क्रिकेट में अब तक खुद को साबित नहीं कर सकें। शाहीन शाह अफरीदी ने जो आपने, हम बार बार बात करते हैं, हमने 10 विकेटों से इंडिया को हराया था, वो शाहीन शाह अफरीदी की वजह से जीते थे आप, वो किसी और की वजह से नहीं जीते थे, जिन्होंने टॉप ऑर्डर KL राहुल, रोहित शर्मा सबको शुरू में ही आउट कर दिया था, तो 155 तक गए थे वो। हमने शाहीन शाह अफरीदी को ख़राब कर दिया। आप देखें, किसी का भी दिल टूटेगा वो और ज़्यादा ख़राब ही होता चला जाएगा। मेरे जहन में आता है कि जब बॉलर्स आते हैं टीम के अंदर तो उनको इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन मैं वो इम्प्रूवमेंट शायद ना, मैंने हारिस रऊफ़ जिस जगह पर थे उसी जगह पर है, नसीम शाह जिस जगह पर थे उसी जगह पर है। शाहीन शाह अफरीदी जितने अच्छे थे, वो कप्तानी से हटने के बाद थोड़ा सा, और मैंने देखा कि उनके ग्राफ के अंदर ऐसा नहीं था कि वो लास्ट में बॉलिंग नहीं कर सकते थे, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही गलत काम नसीम भाई, किया था। कहीं कहीं मैं देखता हूं, अब आप ज़्यादा सही जवाब देंगे, कि कभी कभी आपका किसी बड़े क्रिकेटर से रिश्ता होना, चाहे वो कुछ भी हो, कभी कभी आपके लिए नुकसानदेह भी हो जाता है। बहुत सी जगहों पे जहां शाहीन का अपना टैलेंट भी है, वहां ये कह दिया जाता होगा कि नहीं जी ये तो शाहिद खान अफरीदी की वजह से इसको मिल रहा है। देखिए, शाहिद खान अफरीदी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, जो होता है स्ट्रेट, वो रुकते ही नहीं है, जो कहना होगा कह के चले जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग पसंद नहीं होते, उनके कई सारे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन वो फिर आला हुक्काम को नागवार गुजरते हैं, और उसका नज़ला फिर शाहीन शाह अफरीदी पे गिरता हुआ दिखाई देता है। शादाब भी तो सकलैन के दामाद हैं। अगर शाहीन शाह अफरीदी शाहिद अफरीदी के दामाद हैं तो यहाँ तो सकलैन का नाम सुन रहे होते हैं, वो मेंटोर भी लगे हुए 50 लाख रुपए ले रहे हैं। उनका दामाद जो है आउट ऑफ वे, जो कहीं पर भी नहीं होता, वो टीम का वाइस कप्तान बन के आ जाता है। बासित अली अब बात ये कह रहे हैं, शाहीन का टैलेंट तो हमने देखा है, इसी वजह से मैंने कहा कि शाहीन का जो अपना टैलेंट है, कहीं कहीं वो आप वाली बात सही है कि वो कहीं शाहिद भाई का गुस्सा जो है वो शाहीन पे उतर जाता है, लेकिन शादाब का तो टैलेंट दिख ही नहीं रहा ना। शादाब में कोई टैलेंट ऐसा खास है ही नहीं। वाइस कैप्टन लिया, उसको तो वाइस कैप्टन बना दिया, दामाद है किसी के। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूं, कभी-कभी नुकसान भी होता है। लगाया हुआ है आपने, वो हुब्बुल वतनी की बात होती है तो हंसना शुरू हो जाते हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। शाहीन शाह अफरीदी को तो आपने जब से ही टारगेट करना शुरू किया था, जब आप 2023 वर्ल्ड कप के बाद आए थे, उसके बाद से ही शाहीन शाह अफरीदी को आपने टारगेट करना शुरू कर दिया था। एक सवाल आपकी इजाजत तो मैं अमन से पूछ लूं। बिल्कुल पूछा। अमन, हमारे ये 3 मेन फास्ट बॉलर हैं कि जब वो आए थे तो दुनिया भर में इनका डंका बज रहा था कि ये 3 जबरदस्त किस्म के बॉलर आ गए। आपको लगता है कि ये एक जगह पे स्टक कर गए, जो इंप्रूवमेंट आनी चाहिए उसमें कमी है? डेफिनेटली स्टक कर गए, और इसमें जो मेन रीज़न है ना, वो इन तीनों बॉलर्स के पास हमें कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं कंसिस्टेंसी की, मोहम्मद आमिर की थी। मोहम्मद आमिर न्यू बॉल से भी कंसिस्टेंट थे और उनको ओल्ड बॉल से भी बॉलिंग करानी आती थी। इनमें हम ये इस तरह बात कर सकते हैं कि शाहीन और नसीम न्यू बॉल अच्छी करा सकते हैं, हारिस रऊफ मिडल में अच्छी करा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको हम कह सकते हैं वो डेथ में अच्छी करा सकता है या डेड पिचेस पे कर रहे थे डेथ में, अब वो भी उतने इंप्रूव नहीं लग रहे। बिल्कुल, वो लेकिन वही ना, वो कंडीशनल है, वो अच्छी करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पे उनको गुड लेंथ पे बाउंस मिलता है और वहाँ पे वो इफेक्टिव है। लेकिन जब पाकिस्तान जैसी पिचेस आती हैं जहाँ पे कंडीशंस बैटर को फेवर करती हैं, वहाँ पे उनको बॉलिंग नहीं समझ आती। वहीं खिलाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ल्ड कप वहीं है, वहीं की प्रिपरेशन कर लें तो भी हमारे लिए फायदेमंद होगा। हाँ, कई दफ़ा तो ऐसा लगता है कि जैसे वो चाइना की चीज़ होती है ना, चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। कई दफ़ा ऐसा लगता है कुछ बॉलर्स पे कि भाई इनके पर हम यही हो रहे हैं, चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। बहरहाल जी, आते हैं न्यूजीलैंड और इंडिया की जानिब। बेमन, कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत सारी क़यास आराइयाँ हो रही हैं, कोई इंडिया की बात कर रहा है, कुछ लोग न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। आपका दिल किसकी तरफ जा रहा है?
देखिए मेरा दिल तो न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा है और मेरी ख्वाहिश भी है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीते। देखिए न्यूजीलैंड ने इंडिया को फेस किया था 2000 में और वो जीते थे, ये उनके पास एक एडवांटेज होगा यकीनन इस पुरानी हिस्ट्री का। 4 विकेटों से शिकस्त दी थी उस वक्त। बिल्कुल, लेकिन अभी अगर वो अपनी टीम को देखें ना, तो जैसे नसीम भाई ने कल भी कहा था कि उनके जो टॉप परफॉर्मर हैं सब सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं और हर उनका बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। कभी ब्रेसवेल आउट कर रहे हैं तो कभी रविंद्रा आके आउट कर रहे हैं, फिर उनके फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फील्डिंग की बात करूं तो आउटस्टैंडिंग न्यूजीलैंड की फील्डिंग है, इतनी अच्छी फील्डिंग इस पूरे टूर्नामेंट की किसी की भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये कि दुबई में जो पिचेस हैं वो स्पिन को सपोर्ट कर रही हैं, तो इनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसमें फिंगर स्पिनर ज़्यादा हैं, तो फिंगर स्पिनर्स वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं बजाय इसके कि रिस्ट स्पिनर्स जो इंडिया के पास हैं जैसे कुलदीप हैं। तो आई थिंक न्यूजीलैंड के पास अच्छा एडवांटेज है। नसीम भाई, कल का टॉस इंपॉर्टेंट रखता है या नहीं रखती है इंपॉर्टेंट टॉस? मेरे ख्याल है रोहित शर्मा इस दफा टॉस हार गए तो ऐसा ना हो इंडियन क्रिकेट बोर्ड बोले भाई तुम तो साइड में ही आ तुम जाओ, टॉस के वक्त मत वाइस जाया कैप्टन करो। को भेज टॉस दें। पे नहीं जाओगे कोई और जाएगा। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ छोटा सा एडवांटेज जो दिखाई देता है वो इंडिया के साथ दिखाई देता है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब कोई टीम सारे मैचेस जीतती है कोई एक दिन बुरा होता है। जो 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया का था जब वो फाइनल ऑस्ट्रेलिया से वन साइडेड मुकाबले के बाद हार गए थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में वो सारी कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि जो इमारात की कंडीशन में भी इंडिया को टफ टाइम दे सकती हैं, क्योंकि सचिन रविंद्रा और केन विलियमसन वो दोनों जिस तरीके की बारी लेते हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और वो टॉप ऑर्डर पे ही बैटिंग अगर इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जाता है या इंडिया के लिए फिर मिचेल सैंटनर जैसा स्पिनर इंडिया के पास एक भी नहीं है। अगर उस तरीके की बहुत टर्निंग पिच आ गई, उनके स्पिनर्स हैं लेकिन मिचेल सैंटनर जैसा नहीं है कोई भी। मेरे ख्याल अमन इस बात से मुत्तफिक होंगे। बिल्कुल, मिचेल सेंटनर की एक बात करूं तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है कि पार्ट टाइम क्रिकेटर फुल टाइम गोल्फर। उनका पार्ट टाइम क्रिकेटर उनकी टीम का कैप्टन भी है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दे रहा है। भाई अमेरिका के जिस टीम से हम हारे थे वो शाम में मैच खेलते थे, सुबह ऑफिस जाते थे। जिनसे हम हारे थे हम तो सारा दिन जो है वो क्रिकेट ही खेलते हैं, सोचते भी क्रिकेट है, देखते भी क्रिकेट है, दिमाग में भी क्रिकेट है, दिल में भी क्रिकेट है, जिस्म में भी क्रिकेट है। वो लोग तो सारे काम भी कर रहे होते हैं लेकिन ग्राउंड में नहीं है क्रिकेट। वो सिर्फ ग्राउंड में नहीं है, हमारी ग्राउंड में नहीं, बाकी हर सब जगह पे क्रिकेट है। बाकी मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है मुझे कि कल न्यूजीलैंड जो काफ़ी अरसे से आईसीसी टाइटल नहीं जीता, देखिए उनके साथ जो पिछले से पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें धर्मा सिन्हा ने माफ़ी मांगी थी क्योंकि वो न्यूजीलैंड टाइटल जीत गया था। जो इंग्लैंड टाइटल जीता था वो एक जगह पे उनसे गलती हुई थी, इतने बड़े रेनाउंड अंपायर ने भी माफ़ी मांगी थी। न्यूजीलैंड टीम का इस्तकबाल जब अपने मुल्क में हुआ था तो एज ए चैम्पियन हुआ था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अगर कल फाइनल हार गई तो भी वो जितनी अच्छी क्रिकेट खेल के जा रहे हैं उनका इस्तकबाल ऐसे ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम चैंपियन बन के जा रही है। अच्छा, ये आप लोगों को जैसा लगता है वो अमूमन गलत ही होता है। मैंने जब आप लोगों से पहले मशवरे लिए थे तब भी यही देखिए हुआ था। मैंने बिल्कुल आपको क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कही है, मैं टीमों को मुआवजा करके ये बात कर रहा हूँ कि अगर इस कंडीशन के अंदर कोई टीम इंडिया को टफ टाइम दे सकती है तो वो न्यूजीलैंड। अच्छा, टफ टाइम तो ज़ाहिर है देगी क्योंकि वो फाइनल तक पहुंची है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना मैच में कि समझ नहीं आता। और इवन अगर कल वाकई में इंडिया हार गया तो ये जो लेस के चिप्स हैं आप ले जाइएगा घर, ये मैं आपको गिफ्ट करूंगा। अगर इंडिया हारा तो न्यूजीलैंड जीतता है अगर, तो ये तीनों चिप्स आप अपने घर ले मुझे जाइएगा। साथ कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। ये आपको सारी चीजें दे देंगे अगर नसीम भाई कल ऐसा हो गया तो। नसीम भाई जैसे टॉस की बात की थी तो वैसे क्या जो भी टीम जीते तो बैटिंग ज़्यादा सही रहेगी, बॉलिंग सही रहेगी? मेरे ख्याल न्यूजीलैंड ने लाहौर की कंडीशन में कि जहाँ ड्यू फैक्टर था वहाँ पर भी चांस लिया था और पहले बैटिंग की थी, बोर्ड पे रन्स लगाए थे। तो अगर और सेकंड इनिंग में हमने देखा है थोड़ा बॉल फंस के आ रहा है, तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि न्यूजीलैंड टीम यहाँ पर भी अगर टॉस जीत जाए तो पहले बैटिंग करे और बोर्ड पे एक बड़े रन्स, क्योंकि उनके प्लेयर्स का जिगरा नज़र आ रहा है, खेलने वाले नज़र आ रहे हैं। ये जो 3 प्लेयर है ना, डेरिल मिचेल, केन विलियमसन एंड सचिन रविंद्रा, उनसे पहले यंग भी 100 कर चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में बैटिंग कंडीशन थी इस तरीके की बैटिंग कंडीशन वहाँ नहीं मिलेगी। वहाँ थोड़ा सा अपनी इनिंग को ग्राफ्ट करना पड़ेगा जैसे कोहली कर रहे हैं वहाँ पे। और केन विलियमसन इसकी पूरी सलाहियत रखते हैं, डेरिल मिचेल इसकी पूरी एबिलिटी रखते हैं, वो बड़ी हिट भी मारने की रखते हैं। एट द सेम टाइम सचिन रविंद्रा का रोल मैं समझता हूँ कल के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इवन इंडियन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो न्यूजीलैंड को आपको लगता है कि बहुत टफ टाइम दे सकते हैं और अगर वो आउट हो गए तो बस फिर काम हो जाना? आई गेस कि विराट कोहली इस वक्त ऐसे प्लेयर हैं जिनके अराउंड इंडिया की पूरी टीम घूम रही है। रोहित शर्मा भी अब तक उस तरह का इम्पैक्ट डाल नहीं सके चैंपियंस ट्रॉफी में, 30-20 उनके मैक्सिमम स्कोर्स रहे हैं। तो विराट कोहली इज द वन के जिनको न्यूजीलैंड को पकड़ना ज़रूरी है। देखिए प्लानिंग टीमों की नज़र आती है। आपने देखा था जो लास्ट मैच खेले हैं वो सेमीफाइनल, ब्रेसवेल ने सिर्फ टांग पकड़ के गेंद की है क्योंकि वो अगर इधर थी तो रिडार्ड बैटिंग विकेट थी,
और पूरी लेथम प्रैक्टिस करते रहे थे कि लेग स्टंप पे गेंद जाएगी, कई वाइड भी की ब्रेस्टविल ने, लेकिन मार नहीं खाई फिर बहुत ज़्यादा। तो प्लानिंग टीमों की इंपॉर्टेंट होती महाराज है। जी प्लानिंग तो डेफिनेटली सब करेंगे क्योंकि कल बहुत बड़ा एक इवेंट का फाइनल मैच है और जैसे कि कहा है कि अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो ये 3 चिप्स और ये कोल्ड ड्रिंक एमन लेके जाएंगी और अगर नहीं जीतता तो फिर मैं लेके जाऊंगा। अब कल ही पता चलेगा कि कौन आपको ये ज़्यादा खुशी होगी चिप्स फिर। और कोल्ड ड्रिंक लेके जाएगा। नहीं, मैं चिप्स और कोल्ड ड्रिंक छोड़ दूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड ही जीते, लेकिन पहले हमने ये बात कर ली है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।